हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट जो है पेपर बी का, उसको डिस्कस कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस थी वो सिर्फ पार्टीशन के बाद ख़त्म नहीं हुई थी, जस्ट अभी स्टार्ट हुई थी। क्योंकि अब प्रिंसली स्टेट्स थी लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ जैसे स्टेट्स थी, तो जिनको क्या करना था, रीऑर्गेनाइज करना था, मतलब उनको अपने साथ मिलाना था। तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनकी इंटरनल बाउंड्रीज जो हैं इंडियन स्टेट्स की, उनको किस तरह से फिक्स करा जाए, किस तरह से उनको डिमार्केट करा जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि एक और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ही नहीं था, इवन यहाँ पर बाउंड्रीज जो थी वो ड्रा करी जा रही थी कुछ हद तक लिंग्विस्टिक बेसिस पर, कल्चरल प्लुरैलिटीज़ की वजह से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नेशन की यूनिटी जो थी वो बहुत बुरी तरह से, मतलब यूनिटी पर बहुत बुरा प्रभाव जो था वो पड़ रहा था। सिंपल वे में अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग हर एक स्टेट को लिंग्विस्टिक लाइंस, कल्चरल लाइंस या रीजन या रिलीजन के लाइंस पर हम लोग अगर डिवाइड कर देते तो इससे पूरा नेशन जो था वो डिवाइड हो जाता। इसलिए बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने क्या किया, कुछ कंप्रोमाइज़ेस भी किए। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, स्टेट बाउंड्रीज जो थी वो बनाई गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर, मतलब कि सिंपली कंसाइड किया गया था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैप्चर कर रखा था जिस एरिया को, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के एरियाज़ कहा जाता, मतलब ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। और दूसरी टेरिटरीज़ थी जहाँ पर प्रिंस रूल करते थे, मतलब एक महाराजा का मतलब शासन चलता था, उसको प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो कहा जाता था, मतलब प्रिंसली पावर कहा जाता था। तो जैसा कि आपको पता है कि नेशनल मूवमेंट्स जो चलाई गई, उनको कुछ हद तक ये भी था कि हाँ, रिजेक्शन मिली कि डिवीज़न जो है वो आर्टिफिशियल है, ये किसी भी तरह के मतलब प्रॉमिस नहीं करता कि हाँ लिंग्विस्टिक बेसिस या किसी भी तरह के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फॉर्मेशन हो स्टेट्स की। तो इसमें ये बताया गया कि नागपुर में एक कांग्रेस का सेशन हुआ, एक मतलब मीटिंग हुई 1920s में। उसमें ये बताया गया कि जितनी भी रीऑर्गेनाइजेशन होगी नेशनल कांग्रेस के द्वारा, वो पार्टी खुद से रीऑर्गेनाइज करेगी। मतलब कि जो स्टेट्स पहले से बन चुकी हैं उनको दोबारा से, मतलब स्टेट लाइंस में किस तरह से लाना है, किस तरह से उसको मर्ज करना है, उसके क्या पॉलिसीज़ बनेंगी, क्या होगा, उस पर कौन कंट्रोल करे, ये सब जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो खुद से डिसाइड करेगी। बहुत सारी ऐसी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ फॉर्म करी गई जो कि लिंग्विस्टिक जोन्स पर बनाई गई। और एडमिनिस्ट्रेशन जो था, मतलब ब्रिटिश इंडिया जो था, उसने इन सभी चीज़ों को मतलब क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा था, मतलब कि वो किसी भी तरह की लिंग्विस्टिक मतलब जो प्रिविलेजेस थी या कल्चरल प्रिविलेजेस थी उनको बिल्कुल भी मतलब नहीं मान रहा था। उसके बाद यहाँ पर बताया गया चीज़ें जो थी वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गई। जैसे इंडिपेंडेंस गेन हुई, जैसा कि आप लोग को पता, पार्टीशन हुआ, स्टेट को डिवाइड कर दिया गया टू पार्ट्स में, इंडिया और पाकिस्तान में। और इवन कम्युनिटीज़ भी जो थी वो डिवीज़न हो गया, कम्युनिटीज़ का भी। हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ये सोचा कि इसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टेट्स को मतलब फॉर्म करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि जिस स्टेट में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको उसी स्टेट में ही रखा जाए, अदर्स के साथ मर्ज ना किया जाए। इससे एक चीज़ तो क्लियर थी कि अगर हम लोग लैंग्वेज बेस्ड बहुत सारी स्टेट्स बना देंगे तो इससे डिसइंटीग्रेशन होगा, और अगर डिसइंटीग्रेशन होगा दैट मीन्स कि नेशनल यूनिटी जो है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि हम लोगों को क्या करना है, अपनी अटेंशन जो है वो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करनी होगी। दैट मीन्स कि हमें अपना फोकस जो है वो दूसरी तरफ कन्वर्ट करना होगा। मतलब सोसाइटी के लिए वेलफेयरिक स्कीम्स बनानी होंगी, इकोनॉमी को इन्हांस करने के लिए कुछ ऐसे स्कीम्स बनानी होंगी जिससे कि हर कोई जो है वो बेसिक राइट्स को एंजॉय कर सके और बेसिक नेसेसिटीज़ अपनी फुलफ़िल कर सके, जो कि उस टाइम पर कंट्री बहुत बुरी तरह से फेस कर रही थी। अब सेंट्रल लीडरशिप जो थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग इस मैटर को पोस्टपोन करते हैं, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको अभी फ़िलहाल के लिए स्थगित करते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें पोस्टपोनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को पहले ये तो पता चलना चाहिए ना कि प्रिंसली स्टेट्स क्या चाहती हैं, उनके बारे में हम लोगों ने क्या डिसाइड कर रखा है। और पार्टीशन जो था वो भी अभी बहुत ही, हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूली पार्टीशन हुआ था। अभी उसमें किसी भी तरह के हम लोग अगर कोई भी डिसीजन ले लेंगे तो वो लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे।
उसके बाद ये डिसीजन लिया गया नेशनल लीडरशिप के द्वारा कि लोकल लीडर्स जो हैं और जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो फेस करे हैं, तो हम लोग को थोड़ा सूझबूझ के साथ जो भी डिसीजन लेना है वो थोड़ा ध्यानपूर्वक लेना होगा। प्रोटेस्ट जो थे वो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ जो थे लाइक मद्रास प्रोविंस हो गया और तमिलनाडु जिसको कहा जाता है आज के टाइम पर, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। बहुत से पार्ट्स थे लाइक आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। स्ट्राइक्स, बंद, हड़ताल, हर एक चीज़ होना शुरू हो गई। जुलूस निकाले जाने लगे ताकि हमें जो है वो अलग एक आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड हो जाए। उसके बाद विशाल आंध्रा मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट करी गई कि सेपरेट आंध्रा जो है वो मिलना चाहिए, और उसमें डिमांड किया गया कि ये जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ हैं वो सेपरेट होने चाहिए मद्रास प्रोविंस से, और जो कि पहले किसका पार्ट हुआ करता था, आंध्रा प्रोविंस जो था उसको सेपरेट करने की बात करी गई। देन नियरली बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस लगा दी गई आंध्रा रीजन में ताकि वो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कर सके और मद्रास प्रोविंस से उसको अब अलग करा जा सके, और मूवमेंट चलाई गई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोमेंटम जो है वो मतलब बहुत सारा लोग जो थे वो इकट्ठा हो गए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी मतलब रूल्स थे, रेगुलेशन थे, उनकी वैक्सीनेशन होना शुरू हो गई। मतलब पौतित सिरीमलू जो थे, सिरामुलू, तो वो एक कांग्रेस लीडर थे जो वेटेरियन गांधीयन भी कहा जाता था, और कहा गया कि ये एक इनडेफिनेट फास्ट उन्होंने करना शुरू कर दिया कि डेथ तक, कि मतलब 56 डेज हो गए उन्होंने, मतलब क्या बोल सकते हैं उनको, कि प्रॉपर एक फास्टिंग करना शुरू कर दिया, अनशन कर दिया, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया कि हमारी इस डिमांड को फुलफ़िल किया जाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी बाद में लेड टू हिज डेथ हो गई 56 डेज़ के बाद, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंट आउटब्रस्ट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट्स जो थी वो स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा ब्लडशेड होना स्टार्ट हो गया आंध्रा रीजन में। उसके बाद लोग जो थे बहुत ज़्यादा नंबरिंग में स्ट्रीट्स में आ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ आप लोग इस तरह से कैसे हो सकते हैं कि एक इंसान की जान चली गई है, आप हमारी इस डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकते हो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, पुलिस के द्वारा बहुत सारे लोगों को मतलब सप्रेस करने की, जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, बंद कर रहे थे, उनको दबाने की कोशिश करी गई, बहुत ज़्यादा इंजरी भी हुई, बहुत ज़्यादा फायरिंग वगैरह करी गई, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। और मद्रास में क्या हुआ, सेवरल लेजिस्लेटर्स थे, बहुत सारे लेजिस्लेटर्स थे जो मतलब लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करते थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमारी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। फाइनली प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने क्या किया, सेपरेट आंध्रा स्टेट जो थी दिसंबर 1952 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो उसके बाद ये सब तो क्लैशेस चल ही रहे थे। ये एक मैप बताया गया जिसमें आप लोगों को एक क्लियर कट ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद 1961 तक मैप जो था वो इसी तरह का था। ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।